अगर आप सभी की इजाजत हो तो हम अपने अगली प्रेजेंटेशन की ओर आगे राइट की डायरेक्टर महोदया, उनकी कलीग और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अधिकारीगण, साथ ही साथ आप सभी विद्वानों को नमन करना चाहूँगा। मैं नामदेव चंद्रभान कामले महाराष्ट्र से आया हूँ और मैं साहित्यकार हूँ। 1971 से मैं साहित्य लिखता हूँ। आज तक मेरी 22 किताबें पब्लिश हुई है और 10 किताबें पब्लिश होना बाकी है। इन किताबों में मैं उपन्यास लिखता हूँ, मैं कविता लिखता हूँ, मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मैं क्रिटिक्स लिखता हूँ। 1993 में मेरी राघवेल नामक उपन्यास आया, जो कि दलित समाज की वाल्मीकि नामक स्त्री की जीवनी है। वो विडो है। पति के पश्चात उसने अपने बेटों को, अपने बच्ची को उनके पैरों पर खड़े करने के लिए किन किन समस्याओं का, प्रश्नों का सामना किया, उन सब की जीवनी, उन सब की कहानी उस कादम्बरी में है। उसे 1995 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। उसके 2 वर्ष बाद मैंने उसी कथानक पर सांझरंग नामक दूसरा पार्ट लिखा। उसे भी महाराष्ट्र सरकार ने पुरस्कार देके नवाजा। 2000 में उसी कथानक का, वाल्मीकि जीवनी का तीसरा पार्ट आया, जो सांझरंग नाम से प्रकाशित हुआ, यानी कि संध्या समय, वह उसका शीर्षक था और उसे भी राज्य सरकार ने पुरस्कार देकर नवाजा। यह सब होते हुए भी 2009 में मुझे साहित्य अकादमी ने फेलोशिप दी और उन्होंने कहा कि आप महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के संबंध में संशोधन कर कुछ लिखिए। मैं उसी काम में लग ही रहा था कि बीच समय में मेरी राघवेल कादम्बरी का बंगाली अनुवाद, जो रजत देवनाथ जी ने किया था, रघुबीर दिन रात नाम से, उसे भी 2011 में साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। साहित्य अकादमी के फेलोशिप के बाद मैं गांधी अम्बेडकर के विचारों का अध्ययन करने लगा। तब मुझे ये पता चला कि कई लोगों ने उस समय तक जो किताबें लिखी है, उन किताबों में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को एक दूसरे के विरोधक के स्वरूप में खड़ा किया है। मैं मानता हूँ कि बाबा साहब और महात्मा गांधी के विचारों में परस्पर विरोध है, लेकिन ये बात सच्ची नहीं है कि वो पूरा विरोधी है। विरोध, मैं ये मानता हूँ कि वो विरोध का आभास है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा। महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बीच में पुनः पैक्ट हुआ। गांधी जी दलितों के लिए आरक्षित मतदार संघ चाहते थे और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर दलितों के लिए स्वतंत्र मतदार संघ चाहते थे। दोनों का दलितों के बारे में सोचने का तरीका अलग अलग था, लेकिन दोनों का हेतु, उनका एम एक ही था कि दलितों का विकास होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों के विचारों में विरोध तो दिखता है, लेकिन वो विरोध सच्चा नहीं है। ऐसे कई उदाहरण मैंने उस किताब में दिए। वो किताब जब छप के आया 2019 में, तो उसे भी अच्छे तरीके से उसका स्वागत होने लगा। यह सब होते हुए मुझे एजुकेशन और लिटरेचर के लिए पद्म पुरस्कार मिला। उसके लिए मैं केंद्र सरकार का आभारी तो हुई, लेकिन इस पुरस्कार के बाद में कई मंचों पर मुझे जाने का अवसर मिला। कई पत्रकारों ने मेरे इंटरव्यू किए। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि भैया 1995 में आपको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, उस समय का दलित जातियों का जो जीवन है और आज का जो दलित जातियों का जीवन है, इसमें क्या फर्क महसूस होता है?
इसके बारे में आपको क्या लगता है? उनका ये प्रश्न सुनकर मैं विचार करने लगा कि सही में इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये विचार कर ही रहा था कि मेरे मन में दूसरा एक सवाल ये उठा कि उस बीच उस समय तक कुछ विद्वान लोग ये कहते, मैं सुन रहा था कि दलित जातियों को 1952 के बाद जो आरक्षण मिला है वो काफ़ी समय से मिल रहा है, उनका विकास हुआ है, अब उनका आरक्षण बंद कर देना चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार के सामने और आप सभी विद्वानों के सामने उसी विषय पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। इसलिए मेरा आज का विषय है अनुसूचित जाति आरक्षण व्यवस्था और दायित्व। सामाजिक न्याय की दृष्टि से वंचित, उपेक्षित तथा दुर्बल जातियों को संवैधानिक आरक्षण दिया गया है, लेकिन उसके वितरण का उचित प्रबंध नहीं हो पाया। इसलिए आरक्षण का उन जाति गुटों में समन्याय वितरण होना आवश्यक है। लेकिन वह परिस्थिति ऐसी है कि इसके लिए केवल प्रावधान किया गया है। आरक्षण के विषय में केंद्र सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया और राज्य सरकारों ने भी केंद्र का ही अनुकरण किया है। आरक्षण की इस अवस्था के बारे में न तो केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाई है, ना ही राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है। क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिए रखा गया संवैधानिक आरक्षण किसी एक जाति के लिए नहीं, बल्कि अनुसूचित जातियों की सूची में प्रयुक्त सभी जातियों के लिए है। इसलिए आरक्षण का लाभ अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित सभी जातियों को मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ सभी जातियाँ, जनजातियाँ तथा उनके भागों को प्राप्त कराने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण के लिए पात्र कोई भी जाति, जनजाति अथवा उनके भाग, इनमें से कोई भी वंचित न रहे, सबके साथ न्याय हो, ऐसी वितरण व्यवस्था निर्माण करना, उसके लिए कानून बनाना केंद्र तथा राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है। अगली नेक्स्ट, सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों की पृथकता। अनुसूचित जातियों की सूची में प्रत्येक जाति, उसकी तत्सम जाति, इनको स्वतंत्र स्थान दिया गया है। संविधान के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति की सूची बनाई गई है। जैसे कि क्रमांक 8 पर बसेर तथा बुरुड़ जाति, बासेर, बासोड़ी और उनकी तत्सम जातियाँ आती है। क्रमांक 11 पर भाम्बी तथा असारू, असोदी, चामड़िया, चमार, चामरी, चाम्बार आदि 28 जातियाँ आती है। क्रमांक 37 पर महार तथा मेहरा, तराल, डेगू, मेगू और उनकी तत्सम जातियाँ आती है। क्रमांक 46 पर मांग, मातंग तथा मिनी मादी, दखनी मांग, मदारी, मांग मासी, गारुड़ी, राधे मांग और उनकी तत्सम जातियाँ आती है। चूँकि संविधान में अनुसूचित जातियों की पृथकता, अलग अलग भागों और समूहों की स्वतंत्रता स्वीकार की गई है, इसलिए संविधान के आधार पर ही सूची में अनुसूचित जातियों का अलग अलग गुटों में वर्गीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट, आरक्षण वर्गीकरण के संदर्भ में लिए गए कुछ निर्णय। 1975 से 2015 तक दलित जातियों के लिए आरक्षण के संदर्भ में कुछ राज्यों ने जो निर्णय लिए हैं वह इस प्रकार है। 1975 में पंजाब राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए एकत्रित आरक्षण का जाति गुटवार विभाजन किया है। इसका संदर्भ है पत्र क्रमांक 1786/3/75/23005 तारीख 19/9/1975। दूसरा, 1994 में हरियाणा राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों को अ और ब गुटों में विभाजित किया। इसका संदर्भ है पत्र क्रमांक 22/55/90/3/GS3 तारीख 9/11/1994। कर्नाटक राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के संदर्भ में एक आयोग की स्थापना की है।
इसका संदर्भ है न्यायमूर्ति उषा मेहरा रिपोर्ट 1 मई 2008। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भी वहाँ की अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति अ में विभाजित किया है। संदर्भ है 30 जनवरी 2015 के कृषि सहायक पद के लिए दिए गए विज्ञापन क्रमांक 405। आंध्र प्रदेश सरकार ने निवृत्त न्यायमूर्ति पी रामचंद्र राजू आयोग की स्थापना की। उस आयोग की सिफारिशों के अनुसार 22/4/1998 में राज्य के अनुसूचित जातियों का अ, ब, क और ड जाति गुटों में वर्गीकरण करके तथा जाति गुटों के अनुसार आरक्षण वितरण व्यवस्था निर्माण करने का निर्णय करके उसे तत्काल लागू किया। नेक्स्ट, भारत में अनुसूचित जातियों का आरक्षण। भारत में कुल 32 राज्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या विभिन्न राज्यों में अपनी अपनी सूची में दर्शाई गई है। भारत में भिन्न भिन्न राज्यों में स्थित अनुसूचित जातियों की संख्या भी भिन्न भिन्न है। प्रत्येक राज्य की संविधान के अनुसार अनुच्छेद 341 के तहत मान्यता प्राप्त अनुसूचित जातियों की अपनी अपनी सूची है। कुछ अनुसूचित जातियां एक से अधिक राज्यों में पाई जाती है जहां उन्हें अनुसूचित जाति होने की मान्यता है, किंतु कुछ जातियां ऐसी है जिन्हें एक राज्य में अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है तो दूसरे राज्य में उसे अनुसूचित जाति के सूची से हटाकर अन्य सूची में रखा गया है, विमुक्त जातियां या पिछड़े वर्गों की सूची में रखा गया है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों की सूची में कुल 59 जातियां है, जिसमें महार तथा तत्सम जातियां, मांग, मातंग तथा उनकी तत्सम जातियां, चांबार तथा उनकी तत्सम जातियां और भंगी, ये 4 प्रमुख जातियां आती है। इस अनुसूचित जातियों की सूची में बौद्ध या नव बौद्धों को स्थान नहीं है। जातिगत विशेषता और जनसंख्या के आधार पर इस सूची में समाविष्ट जातियों को मुख्य तथा 4 जाति समूहों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट, महार जाति का धर्मांतरण। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। इस दौरान महार जाति के लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। अतः हिंदू महार समुदाय की जनसंख्या महाराष्ट्र की अनुसूचित जातियों से हटाई गई। परिणाम स्वरूप हिंदू धर्मीय अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र की अनुसूचित जातियों के लिए केवल 7% आरक्षण मिलने लगा। धर्मांतरण के बाद महार जाति के समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता रहा। इस कारणवश महाराष्ट्र सरकार ने बीडी देशमुख समिति का चयन किया। 7 सदस्यीय देशमुख समिति ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं, इन जातियों के विकास हेतु किए गए सरकारी प्रयासों को कहाँ तक सफलता मिली, शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश पाने में इन पिछड़ी जातियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आदि समस्याओं के हल खोजने का प्रयास किया और कुछ सिफारिशें की। समिति द्वारा अनुसूचित जाति और नवबौद्ध इनको एक प्रवर्ग मानकर उन्हें 13% आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। इन सिफारिशों को महाराष्ट्र सरकार ने 1962 में स्वीकृत किया और अनुसूचित जातियों को इस प्रकार का आरक्षण मिलने लगा। अनुसूचित जाति और नवबौद्ध इन्हें 13% आरक्षण मिलने लगा। अनुसूचित जनजातियों को 7% आरक्षण मिलने लगा। विमुक्त जातियों को 4% आरक्षण मिलने लगा। अन्य पिछड़ी जातियों को 10% आरक्षण मिलने लगा। 1961 की अनुसूचित जाति समुदाय की जनसंख्या थी, महार जाति की जनसंख्या थी 7,81,968 और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में उनका प्रतिशत था 35.12। मांग जाति की जनसंख्या थी 7,27,006 और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में उनका प्रतिशत था 32.65। चांबार जाति की जनसंख्या थी 4,91,000
326 और अनुसूचित जाति की जनसंख्या में उनका प्रतिशत था 22.06। भंगी और अन्य जातियों की जनसंख्या थी 2,26,762 और उनका प्रतिशत था 10.17। यानी कुल मिलाकर 59 जातियों की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या थी 22,26,762। संविधान में समान अवसर, समान अधिकार और समान न्याय का प्रावधान है। इसके अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए रखे गए आरक्षण तथा सुविधाओं का लाभ उन सभी जातियों को मिलना चाहिए जो अनुसूचित जातियों की सूची में अंतर्भुक्त है। लेकिन संविधान में आरक्षण का प्रावधान तो है, किंतु उसमें आरक्षण की वितरण प्रणाली का उल्लेख नहीं है। वितरण संबंधी कोई कानून अस्तित्व में ही नहीं है। अनुसूचित जातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में केंद्र तथा राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार की कानूनी व्यवस्था निर्माण नहीं की है। इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से आरक्षण की समन्याय वितरण व्यवस्था निर्माण करने वाले कानून तथा उपबंधों की अत्यंत आवश्यकता है, जो कि सरकार का दायित्व है। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों का जाति गुटवार वर्गीकरण। महाराष्ट्र की अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होना चाहिए। आरक्षण वंचित, पहला, आरक्षण वंचित और शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अप्रगत और संवैधानिक सुविधाओं विहीन आधार पर पहला गुट होना चाहिए, जाति गुट होना चाहिए। मांग, मातंग तथा उनकी तत्सम जातियाँ। दूसरा जाति गुट होना चाहिए भंगी, मेहतर तथा उनकी तत्सम जातियाँ। आरक्षण का पर्याप्त लाभ उठाकर उन्नत तथा प्रगत हुई, जागरूक एवं संगठित हुई ऐसी जातियों को आरक्षण से वंचित करने के आधार पर वंचित जातियों के भिन्न प्रकार के गुट करने चाहिए। इनके गुट होने चाहिए। तीसरा गुट भांबी, चांबार तथा तत्सम जातियों का और चौथा गुट महार तथा तत्सम जातियों का। 13% आरक्षण का समन्याय वितरण। महाराष्ट्र राज्य की 59 अनुसूचित जातियों को 4 गुटों में वर्गीकृत करके 13% आरक्षण का समन्याय वितरण इस प्रकार से होना चाहिए। अजातीय गुट, इसमें मांग, माता और उनकी तत्सम जाति है। इनकी जनसंख्या 32.65% होती है, जिन्हें 13% आरक्षण में 4.24% आरक्षण मिलना चाहिए। जबकि ब जाति गुट भंगी, मेहतर तथा तत्सम जातियों का है, जिनकी जनसंख्या 10.17% है और उन्हें 13% आरक्षण में 1.32% आरक्षण मिलना चाहिए। क जाति गुट भांबी, चांबार तथा तत्सम जातियों का है, जिनकी जनसंख्या 22.06% है और उन्हें 13% आरक्षण में 2.88% आरक्षण मिलना चाहिए। ड जाति गुट, इसमें महार तथा तत्सम जाति आती है, जिनकी जनसंख्या 35.12% है और उन्हें 13% आरक्षण में 4.56% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन बजट में क्या होता है? महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के आर्थिक बजट में अनुसूचित जाति के विकास के लिए, स्लाइड दिखाइए प्लीज, बजट प्रावधान। महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के आर्थिक बजट में अनुसूचित जातियों के विकास तथा कल्याण हेतु केवल 10% राशि का ही प्रावधान करती है, जबकि न्यूनतम 13% और अधिकतम 16% राशि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए खर्च होनी चाहिए। किंतु सरकार हर साल 9% से 10% तक की राशि बजट में निर्धारित करती है और एक प्रकार से अनुसूचित जातियों पर अन्याय करती है। 2001 के जनगणना रिपोर्ट में हिंदू अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या में 10.2% थी और धर्मांतरित महार जाति की जनसंख्या 6% थी। इस अनुपात के सूत्रानुसार सरकार को अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु 16.2% राशि का प्रावधान आर्थिक बजट में करना चाहिए था, किंतु वर्ष न्याय वह प्रावधान इस प्रकार था। 2005 और 6 में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित राशि थी 1122 करोड़
जो कि राज्य के बजट में 10.18% ही थी। 2006 और 7 में बजट में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित राशि थी 1592 करोड़, जो कि बजट में केवल 10.73% थी। 2007-8 में अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान था 2060 करोड़ का और उन्हें बजट में हिस्सा मिल रहा 10.19%। 2008-9 में अनुसूचित जातियों के लिए 2332 करोड़ का प्रावधान किया गया, जबकि बजट में उन्हें 9.34% ही हिस्सा मिलते रहा। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बजट में राशि निर्धारण का यही सिलसिला 2016 तक जारी रहा है। राज्य सरकार केवल हिंदू अनुसूचित जातियों की 10.2% जनसंख्या के आधार पर ही बजट में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए राशि निर्धारित करती है और बौद्ध धर्म में धर्मांतरित अनुसूचित जातियों की 6% जनसंख्या को अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में जोड़ने से इनकार करती है, जबकि विकास निधि 10% जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है और उसका वितरण हिंदू अनुसूचित जाति 10.2% और बौद्ध अनुसूचित जाति 6% यानी कि 16.2% जनसंख्या में किया जाता है, जिस कारण अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित विकास निधि एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से उसके सच्चे हकदार वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट, अगली सीढ़ी, महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए राजनीतिक आरक्षण। संविधान के अनुसार स्थानिक निकाय एवं लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। सन 1962 से 2014 तक महाराष्ट्र विधानसभा में आरक्षित सीटों की स्थिति इस प्रकार रही। 1962 में महाराष्ट्र विधानसभा में 262 संख्या थी, जिसमें से 33 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और 14 सीटें अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित थी। 1967 में महाराष्ट्र में विधानसभा में 270 संख्या थी, जिसमें से 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और 16 सीटें अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित थी। 1972 में विधानसभा की संख्या 270 थी, जिसमें से 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और 16 सीटें अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित थी। 1978 से लेकर 2004 तक महाराष्ट्र विधानसभा की जनसंख्या थी, लोक प्रतिनिधि की संख्या थी 288, उसमें से अनुसूचित जाति के लिए 18 सीटें आरक्षित थी, अनुसूचित जमाती के लिए 22 सीटें आरक्षित थी। 2009 में विधानसभा की प्रतिनिधित्व की संख्या थी 288, 27 सीटें अनुसूचित जाति को मिलती थी और 25 सीटें अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित थी। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा में 288 प्रतिनिधि बैठे थे, जिनमें से 27 सीटें अनुसूचित जाति के लिए थी और 25 सीटें अनुसूचित जमाती के लिए थी। महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या इस प्रकार रही। 1962 में महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की सीटें थी 44, जिनमें से 6 सीटें अनुसूचित जाति की थी और 2 सीटें अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित थी। 1967 में महाराष्ट्र में लोकसभा की 45 सीटें थी, जिनमें से 3 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और 3 सीटें अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित थी। 1971 में महाराष्ट्र में 45 सीटें लोकसभा की थी, जिनमें से 3 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और 3 सीटें अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित थी। 1977 में 45 सीटें महाराष्ट्र में लोकसभा की थी, उसमें 3 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और 3 सीटें अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित थी। 1980 से लेकर 2004 तक महाराष्ट्र में 48 सीटें लोकसभा की थी, जिसमें से 3 सीटें अनुसूचित जाति को मिलती थी और 3 सीटें अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित थी। 2009 में महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें थी, जिसमें से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और 4 सीटें अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित थी। 2014 में 48 सीटें महाराष्ट्र में लोकसभा की थी, जिसमें से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी
और 4 सीटें अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित थी। यह सब इसलिए हो रहा था कि आरक्षण नीति में अवैधानिकता थी और बहुत बड़ा संभ्रम था। उदाहरण के तौर पर मैं नीचे कुछ मुद्दे देना चाहता हूँ। 1956 में महाराष्ट्र की अनुसूचित जातियों की महार जाति समुदाय ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। 1961 की जनगणना में महार जाति के लोगों ने स्वयं को बुद्ध बताया। परिणाम स्वरूप महार जाति की जनसंख्या को अनुसूचित जाति की जनसंख्या से हटाया गया। 1962 में महाराष्ट्र विधानसभा में अनुसूचित जाति सीटों की संख्या 33 थी, जो कि धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जाति की लोक प्रतिनिधि की संख्या 1967 में 33 से घटाकर 15 कर दी गई और लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या लोक प्रतिनिधि की संख्या 6 सीटों से घटाकर 3 कर दी गई। 1978 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 270 से बढ़कर 288 हुई और अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या 15 से बढ़कर 18 हो गई। 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह जी की अध्यक्षता में पुनर्रचना आयोग स्थापित किया गया। आयोग ने 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की पुनर्रचना की। जनगणना में बौद्ध धर्मांतरित महार जाति की जनसंख्या को अनुसूचित जातियों की जनसंख्या से बाहर कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप केवल और इसी विषय में मैं आज तक लिखते आया हूँ, सोचते आया हूँ, उसमें काम करते आया हूँ, दलित संगठनों में भी मैं काम करते आया हूँ, इसलिए मैंने ये विषय आज रखा है। नहीं, वो अच्छा है, बहुत बढ़िया। और इसमें आपको कभी अलग से हमारे दलित सांसद मित्रों के साथ बैठा के इस प्रेजेंटेशन को आप दिखाइए और फिर वो लोग कानून की लड़ाई यहाँ पर लड़ेंगे, है? ठीक, आइए साहब। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं आता और मैं बड़ी आज सुनकर हैरान हो रही हूँ कि हमने अपनी सोसाइटी को जाति वो देकर नहीं उसको इतना बांट दिया है, इतना बांट दिया है। मानस की जात सब एक के पहचान, वो कहाँ गया? फिर वो कहाँ गया? हम गुजारिश करते हैं माननीय संसद मेंबर्स और प्रधानमंत्री हमारे महापुरुष हैं बहुत बड़े, मैं स्पेशल उनको ये बोलती हूँ कि जो पछड़े वर्ग हैं उनके लिए खास रूल्स एंड खास रेगुलेशंस बनाए जाएं, वो बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकें, सोसाइटी में वो भी सिर ऊपर कर चल सके, उनके लिए कोई इनकम के सोर्स के उसको बहुत हमें हेल्प करना चाहिए संसदीय प्रधानमंत्री जी को। लेकिन ये जातिवाद तो मुझे आज पता लग गया कि इतनी जातिवाद है हमारे कंट्री में, रियली स्पीकिंग। हाँ, हम प्लीज आप इनको सुन लिया बाबा जी को, तो उनकी हेल्प के लिए आपने बहुत काम करना है। तो ये जो जातिवाद है, ये इसको इसमें थोड़ा सा ये महसूस होता है कि आरक्षण का जो लाभ है सभी जनजाति को मिलता नहीं है। तो जिसमें साहित्य, कला क्षेत्र शिक्षा के बाद आना शुरू होता है उस क्षेत्र में, तो आरक्षण ही नहीं मिलता है तो आगे कैसे जाएंगे? नामदेव कांबळे अपनी क्षमता से आगे आ गए, तो इसमें भी आप यदि लिखेंगे, सांसदों के सामने रखेंगे कि इन्होंने जो कहा है वो अनुसूचित जातियों के लिए आंध्र प्रदेश ने जो किया है, अन्य ने किया है, सभी में थोड़ा सा संशोधन करके हर एक को मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ, ऐसा इनका कहना है, ऐसा मुझे महसूस हो गया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।